बस याद रखिएगा ये दोनों चीज कि बाएं हाथ में आप फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लेके चल रहे हैं और दाएं हाथ में दक्षिण हस्त नियम लेकर के चल रहे हैं। आपको मैंने क्या बताया, अंगूठा बलशाली है किसमें सर? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेट से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीधे सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम और साथ ही फ्लेमिंग के वाम हस्त और दक्षिण हस्त नियम की चर्चा करेंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी मित्र भविष्य के सभी एग्ज़ाम के लिए NCERT साइंस फाउंडेशन करना चाहते हैं, जिसमें 6 से लेकर के 10 तक का जो NCERT साइंस बुक है उसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके एक एक टॉपिक को, उसके चैप्टर वाइज MCQ को, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस योगदान बैच में। मेरे मित्र, इस योगदान बैच से संबंधित किसी भी तरह के अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों ने कल ही देखा था कि हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करा था जो कि हमारा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो होता है आपका मैग्नेट, जिसको आपने पीछे के क्लास में डिस्कस कर लिया था कि मैग्नेट क्या होता है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया है। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी ठोस चालक से प्रवाहित हो रही होती है, विद्युत धारा किसी ठोस चालक से प्रवाहित हो रही होती है, तो दो टाइप के इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। आप कहेंगे सर आपने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी ठोस चालक से प्रवाहित हो रही है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड से भी प्रवाहित होती है? बिल्कुल होती है सर। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका वो ठोस चालक से भी प्रभावित हो सकती है और साथ ही साथ किसी न किसी लिक्विड, यानी कि जो आयनिक लिक्विड होगा जिसमें आयन होगा, उससे भी प्रभावित होती है। तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी ठोस चालक से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी ठोस चालक से प्रवाहित होती है, ठोस चालक से प्रवाहित होती है यानी कि फ्लो होती है, तब आपको दो तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, दो तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब ये दो तरह के प्रभाव कौन है? तो पहला है आपका हीटिंग इफेक्ट, पहला आपका है हीटिंग इफेक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मीय प्रभाव कहते हैं। और दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी लिक्विड से फ्लो हो रही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी किसी लिक्विड से फ्लो हो रही है, तब आपको क्या देखने को मिलता है, तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। किसका? विद्युत धारा का। तो मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी इलेक्ट्रिसिटी से हमको 3 तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है, और तीसरा अगर लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तब हमको केमिकल इफेक्ट यानी कि रासायनिक प्रभाव देखने को मिलता है। बहरहाल हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि ये क्या होगा, तो मेरे मित्र आप सभी सरल शब्दों में ध्यान में रखेंगे कि मान लीजिए कि ये आपका AB कोई तार है, AB क्या है आपका, कोई तार है, और इस AB तार से आप I धारा प्रवाहित कर रहे हो। ये AB कोई तार था और इससे आप I धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो इससे जैसे ही आप I धारा प्रवाहित करोगे, इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस तार के चारों ओर क्या होगा, इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब किसी तार से या जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोला जाएगा। चूंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र आपको चालक तार के चारों ओर दिखाई पड़ रहा है, ये विद्युत के चलते है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोला जाता है।
तो कहीं भी कभी भी आपसे कोई ये पूछे, ये बताओ कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट कहलाता है। अब आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में किसने बताया था। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ध्यान में रखेंगे कब बताया था, तो आप सभी याद रखना 1820 में बताया था। कब बताया था? 1820 में बताया था। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया, आप कहेंगे ऑरेस्टेड के द्वारा खोजा गया। आप कहेंगे सर इसने क्या एक्सपेरिमेंट करा था। तो मेरे मित्र आप सबों को मैंने कल बताया था कि जो कंपास नीडल होता है इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो आप कहते हैं कि गुरुजी डायरेक्शन को बताने के लिए करते हैं। और जो कंपास नीडल होता है इसका जो नीडल होता है वो हमेशा क्या होता है, तो आप कहते हैं सर ये तो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल को इंडिकेट करते रहता है। और साथ ही आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर इसको हम चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत ले जाते हैं तो ये विक्षेपित हो जाता है। तो जब ऑरेस्टेड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने क्या करा था, तो उन्होंने एक चालक तार लिया था। मान लीजिए कि AB चालक तार है, इसको उन्होंने लिया था और फिर इससे I धारा प्रवाहित हो रही थी। तो ऑरेस्टेड ने क्या करा, एक कंपास नीडल या प्लॉटिंग नीडल, ध्यान में रखिएगा कंपास नीडल को ही हम लोग प्लॉटिंग नीडल कहते हैं। तो ऑरेस्टेड ने क्या किया, एक चालक तार लिया, उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करा और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने के बाद वो क्या किए, तो एक कंपास नीडल को इसके सामने लाए। कंपास नीडल को क्या किए, इसके सामने लाए। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कंपास नीडल जो है वो तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करते रहता है। चूंकि कंपास नीडल को जब इसके नज़दीक लाया गया तो इस नीडल में क्या हुआ सर, विचलन होना शुरू हो गया, यानी कि ये नीडल जो है आपका वो घूमना फिरना शुरू कर दिया, नीडल में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया। तब ऑरेस्टेड ने क्या बताया, ऑरेस्टेड ने बताया कि ये नीडल में जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न काहे हो रहा है, तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इसीलिए इसके चारों ओर क्या हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जिस बात की पुष्टि कौन कर रहा है, तो ये कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन कर रहा है। और इसीलिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जनक किसे बोला जाता है, तो सर ऑरेस्टेड को बोला जाता है। आप कहेंगे कि चलो सर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तो हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट ये आ रहा है कि अगर हम इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, अगर हम इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये बताओ कि इसमें किसी धारावाही सीधी चालक तार में हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो ये है और चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में या किधर से उत्पन्न हो रहा है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो सोचने वाली बात हो जाएगी। मेरे मित्र सोचने वाली बात नहीं है, यहीं पे आपको क्या समझना होता है, यहीं पे आपको जो है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, जिसको हम लोग कॉर्क स्क्रू नियम कहते हैं, उसको समझना होता है। आप कहेंगे ये क्या होता है, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता कैसे लगाएंगे। जी हाँ, अभी जस्ट आप लोगों ने ये डिस्कस करा है कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो इसके चारों ओर क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अब हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर किसी चालक तार से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा या फिर वो कैसे और किधर उत्पन्न होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता हम लोग किस नियम से लगाते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से लगाते हैं। किससे लगाते हैं, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से लगाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसी धारावाही चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता किस नियम से लगाया जाता है, तो आप कहेंगे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से लगाया जाता है। किस नियम से लगाया जाता है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से लगाया जाता है।
आप कहेंगे कि गुरुजी ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि मैक्सवेल ने बताया कि अगर कोई हमारा धारावाही सीधी चालक तार है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस चालक तार को हम अपने दाहिने हाथ में इस तरह से पकड़ें कि जो हमारा अंगूठा है वो धारा की दिशा को बता रहा हो, तो बाकी की सभी उंगलियां किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। जैसे अगर थोड़ा देर के लिए आप सभी ये एज्यूम करें कि हमारे हाथ में जो मार्कर है ये क्या है? एक चालक तार है, और इस चालक तार से विद्युत धारा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो मेरे मित्र मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के स्टेटमेंट के अनुसार अगर इस चालक तार को हम लोग दाहिने हाथ से कुछ इस तरह से पकड़ें, ये जो हमारा अंगूठा है ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सभी उंगलियां किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर किसी चालक तार से धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके लिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है, तो आप कहेंगे कि अगर किसी चालक तार से धारा प्रवाहित हो रही है तो जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसका डायरेक्शन हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से पता लगा लेंगे। कैसे? तो आप कहेंगे उस धारावाही चालक तार को हम लोग अपने दाहिने हाथ से कुछ इस तरह से पकड़ेंगे कि जो अंगूठा है हमारा वो किसको बता रहा होगा? धारा के डायरेक्शन को, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के दिशा को, तो बाकी के सभी उंगलियां किसको बताएगा? तो आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब यहाँ पे आप धारा को नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित कर रहे थे तब आपने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। ध्यान से देखिएगा सर, हाथ के डायरेक्शन पे जब आपने इस चालक तार से नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित करा तो आपने बोला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा गुरुजी ये होगी। ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम उलट देते हैं। अब आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब उलट दिया जाएगा तो धारा की दिशा कैसा हो जाएगा? आप कहेंगे सर नीचे की ओर हो जाएगा, यानी कि धारा ऊपर से नीचे की ओर बहेगी। तो मेरे मित्र चुंबकीय क्षेत्र भी तो बदल जा रहा है। पहले आपका चुंबकीय क्षेत्र इधर था, अब आपका क्या हो रहा है? तो सर अब इधर होगा। मतलब ये हुआ कि अगर किसी धारावाही चालक तार में करंट की दिशा को बदल दिया जाए, धारा की दिशा को बदल दिया जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता किससे लगाया जाता है, तो आप कहेंगे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से लगाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सवेल राइट हैंड रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सवेल राइट हैंड रूल कहते हैं। जो क्या कहता है तो आप सभी याद रखेंगे, इसको लिखना नहीं है सर। क्या याद रखेंगे कि अगर किसी धारावाही सीधी चालक तार को हम अपने दाहिने हाथ में कुछ इस तरह से पकड़ें कि अंगूठा अगर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बताएगा तो बाकी के सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे बदल जाएगा। आप कहेंगे चलो सर मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम तो क्लियर हो गया। सर ये बताओ कि इसको और किसी नाम से जाना जाता है? मेरे मित्र इसको 2-3 नाम से जाना जाता है, जो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ध्यान में रखिएगा कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी को दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी कहते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को ही क्या बोला जाता है? आप कहिएगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बोला जाता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को ही क्या कहा जाता है? तो सर इसी को कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। आप कहेंगे सर ये तो सर नया बात हो गया, इसको कॉर्क स्क्रू नियम क्यों कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये डायग्राम जो है वो स्क्रू से मिलता जुलता है। तो मेरे मित्र स्क्रू का आप उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो आप कहते हैं सर किसी भी चीज़ को टाइट करने के लिए। कैसे करते हैं? तो सर स्क्रू को हम लोग पेचकस से टाइट करते हैं, घुमा घुमा करके टाइट करते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे इस डायग्राम पे और थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि अगर आप किसी स्क्रू को पेचकस से टाइट कर रहे हैं तो जो स्क्रू आपका नीचे जाएगा, अगर उस दिशा में धारा का डायरेक्शन हो तो स्क्रू जो आपका घूम रहा है टाइट करने के बाद ये ऐसे घूमेगा न चला, ये जो घूमेगा ये किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को कॉर्क स्क्रू नियम इसीलिए कहा जाता है कि अगर स्क्रू जो अंदर जा रहा है वो धारा की दिशा को हम समझ लें या धारा की दिशा को मान लें तो स्क्रू का जो घूर्णन होगा चारों तरफ वो किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। इसीलिए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को क्या बोला जाता है? कॉर्क स्क्रू नियम बोला जाता है।
आप कहेंगे कि चलो सर ये भी क्लियर हो गया कि अगर किसी चालक तार से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उससे जो चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसको हम कैसे पता लगाएंगे। लेकिन ये बताओ कि अगर किसी चालक तार से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उससे जो चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा। तो मेरे मित्र आप सभी थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड पे कंसंट्रेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई चालक तार है, ये आपका क्या है सर, कोई चालक तार है, ठीक है सर, और इससे क्या हो रही है, तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं कि I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो क्या कहेंगे कि ये जो हमारा अंगूठा है ये विद्युत धारा के डायरेक्शन को शो करेगा और ये हमारा इस तरह से किसको बताएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। तो अब सवाल यहाँ पे ये है, ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे स्टार मार्क दे करके लिखेंगे, स्टार मार्क दे करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि धारावाही चालक तार से या धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण किस पे डिपेंड करेगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, पहला चीज कि विद्युत धारा पर निर्भर करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा चीज कि उस बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र की उस बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा सर, तार के दूरी पर निर्भर करेगा, तार के दूरी पर निर्भर करेगा। ये दो चीज हमेशा आपको अपने माइंड में याद रखना है, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल ही सरल सा कंसेप्ट है कि किसी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर से या किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका हम पता कैसे लगाएंगे उसके डायरेक्शन का, तो आप कहेंगे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से पता लगाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी धारावाही चालक तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है तो उसका परिमाण किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, उसका मैग्नीट्यूड किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। जैसे भाई अभी आपने मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को समझा कि थोड़ा देर के लिए आपने ये एज्यूम करा कि ये मार्कर हमारा कोई चालक तार है और इससे विद्युत धारा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो आप कह रहे हो कि सर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन तो ये हमारा उंगली का डायरेक्शन है, ये तो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, तो वो मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा। तब आप कहेंगे कि गुरुजी उसी के लिए तो आपने यहाँ पे लिखा है कि धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड परिमाण निर्भर करता है, यहाँ पे लिख लीजिए, परिमाण निर्भर करता है किस पे करता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि विद्युत धारा पे निर्भर करेगा और साथ ही साथ उस बिंदु से तार के दूरी पर निर्भर करेगा। आप कहेंगे कैसे निर्भर करेगा, तो ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा के समानुपाती होगा, विद्युत धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा, और साथ ही उस बिंदु से तार के दूरी पर निर्भर करेगा। मतलब क्या हुआ कि उस बिंदु से तार के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, उस बिंदु से तार के दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो मेरे मित्र ये चीज आपको याद रखना होगा, बगैर याद रखे काम नहीं चलेगा। क्या कहेंगे कि धारावाही चालक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड होगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, पहला विद्युत धारा और दूसरा उस बिंदु से तार के दूरी पर। कैसे डिपेंड करेगा, तो आप कहेंगे विद्युत धारा के समानुपाती होगा, जबकि उस बिंदु से तार के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, उस बिंदु से तार के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया हमको, कोई दिक्कत नहीं है, चला अभी समझ जाएंगे कि विद्युत धारा के समानुपाती होगा। मान लीजिए कि इससे आप क्या कर रहे हो कि विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो एक बार आप 5 एम्पियर कर रहे हो, एक बार आप 10 एम्पियर कर रहे हो,
तो ये बताओ कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा आसपास, वो 5 एम्पियर में ज़्यादा होगा या 10 एम्पियर में? आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, जब विद्युत धारा के समानुपाती है तो विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, विद्युत धारा घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे समानुपाती कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी चालक तार से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होगा, कम विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा, या चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो कम होगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये दूसरा चीज़ हमको पल्ले नहीं पड़ रहा है कि उस बिंदु से तार के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपने बोला कि गुरुजी अगर इस चालक तार से हमने विद्युत धारा प्रवाहित करा तो चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में उत्पन्न हुआ। ध्यान देंगे कि हमको मालूम करना है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड क्या होगा। हमको क्या पता करना है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर पहला चीज तो विद्युत धारा के समानुपाती होगा, तो जितना ज़्यादा विद्युत धारा होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये हमारा बिंदु है और ये हमारा चालक तार है, इस दोनों का सर कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो सर इसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसके दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम तार के नज़दीक आएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, आप कहेंगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो मैंने आपको यहाँ पे ये लिखाया है कि उस बिंदु से तार के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम तार के नज़दीक चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन जैसे ही हम तार से दूर जाकर के चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ पे आकर के बात करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता मैक्सवेल के दक्षिणहस्त नियम से लगाया जाएगा, जिसको हम लोग कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं। और साथ ही ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो दो चीज पे डिपेंड करेगा, विद्युत धारा के समानुपाती होगा और उस बिंदु से तार के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। धारा बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू होगी, स्ट्रेंथ होगी, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। धारा घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और साथ ही उस बिंदु से तार के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी, मतलब क्या कि दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, दूरी घटेगी जितना तार के नजदीक आएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता चला जाएगा। आप कहेंगे चलो सर ये भी हमने समझ लिया, ये तो आपने जो भी बताया है ये सब के सब सीधी चालक तार से बताया है। अगर हम लोग ऐसा करें कि कोई चालक तार लें और उसको हम मोड़ दें, जैसे कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये कोई आपका एक कार्टून है या गत्ता का टुकड़ा है और कोई तार ले आप उसको मोड़ दें और इसके दो बिंदु, मान लीजिए कि ये आपका एक बिंदु है और एक बिंदु ये है, इसको आप कुछ इस तरह से लूप बना लें और इसको क्या करें सर, लूप बनाने के बाद इसको आप किसी बैटरी से जोड़ दें सर, इसको किसी बैटरी से जोड़ दें कुछ इस तरह से, और करंट का मान आपका ये हो, तो आप सबों के मन में आएगा कि गुरुजी जब सीधी चालक तार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकती है तो क्या ये लूप अगर बना करके इस तरह से गोल कर दें तो इससे भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी? बिल्कुल होगी सर। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे भी अगर हम धारा की दिशा का पता लगाएंगे, धारा की दिशा का नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर मैक्सवेल का दक्षिणहस्त नियम यूज करेंगे, तो धारा तो हमारा ऐसे जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। ध्यान दीजिएगा, ये धारा इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर ये क्या होगा, इस तरह से आएगा। मेरे मित्र यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो धारा की दिशा इस तरह से हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इधर आपने करा तो ये इधर हो गया, तो यहाँ पे धारा की दिशा ये इधर है, तो धारा की दिशा आपका क्या है, तो सर ऐसे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप इधर आए तो इस लूप से जैसे ही पास होगा तो आप कहेंगे सर ये वाला हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, लेकिन मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको इस तरह से, यहाँ पे आपको इस तरह से क्या दिखेगा, तो सर बहुत ज़्यादा सघनता दिखेगा। मतलब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ज़्यादा होगा।
मेरे मित्र, मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था कि सीधी चालक तार हो या फिर वृत्ताकार चालक तार हो, हर सिचुएशन में अगर चुंबकीय क्षेत्र की पता लगाएंगे तो हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे आपने बोला सर इधर जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या है, इस ओर है। यहाँ पे थोड़ा सा चूंकि व्हाइट बोर्ड है तो मार्कर से सर ये गंदा हो ही जाएगा, बस आपको ये समझना है कि ऐसे अंगूठा लगा देना है सर, धारा की डायरेक्शन ये है तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ये वाला होगा। यहाँ पे उलट हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन भी बदल जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सीधा चालक तार से पास कराओ धारा या फिर गोल चालक तार या वृत्ताकार चालक तार से पास कराओ धारा, दोनों ही जगह पे आप जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके डायरेक्शन का पता मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से लगाएंगे, और साथ ही यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका जो परिमाण होगा वो किस पे निर्भर करेगा, तो विद्युत धारा के पे, और साथ ही उस बिंदु से तार के दूरी पे निर्भर करेगा। जैसे यहाँ पे भी जितना विद्युत धारा देंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ज़्यादा होगा, जितना कम देंगे उतना कम होगा। अब बात करेंगे कि हम यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका चालक तार है इससे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो ये आपका मेन कंसेप्ट था सर, किसके बारे में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। अब सवाल ये है कि गुरुजी इससे हमको कंक्लूजन क्या निकला। मेरे मित्र, यहीं से कंक्लूजन किस चीज़ का आया, परिनालिका का, यानी कि सोलिनॉइड का। आप कहेंगे ये सोलिनॉइड क्या होता है, तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सोलिनॉइड को। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सोलिनॉइड की परिनालिका की। ध्यान दीजिएगा कि सोलिनॉइड का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो सोलिनॉइड का कंसेप्ट अभी जस्ट आप लोगों ने डिस्कस करा है। आप कहेंगे हमने कहाँ डिस्कस करा, तो भाई मेरे आपने देखा कि अगर किसी धारावाही सीधी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और साथ ही अगर किसी वृत्ताकार चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो भी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब वैज्ञानिकों ने इसको एक्सपेरिमेंट करा कि अगर किसी वृत्ताकार तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तभी वैज्ञानिक के दिमाग में ये भी आया कि अगर किसी चालक तार को हम लोग कुछ इस तरह से लपेट दें कि हर एक फेरा एक दूसरे से अलग हो, लेकिन फेरा जो है वो अगल बगल में हो, तो वैज्ञानिकों ने इस टाइप के व्यवस्था को क्या बोला, परिनालिका, यानी कि सोलिनॉइड बोला। तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे, मैंने आपके सुविधा के लिए लिख दिया है कि जब किसी लंबे चालक तार को सर्पिल रूप से इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरे एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे से अलग है परंतु अगल बगल हो, तो ये व्यवस्था क्या कहलाएगा, परिनालिका कहलाएगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए परिनालिका क्या होती है, तो आप कहेंगे जब कोई लंबा चालक तार को इस प्रकार से लपेटें कि फेरा जो है वो अलग अलग हो लेकिन एक दूसरे के अगल बगल में हो, तो व्यवस्था क्या कहलाएगी, परिनालिका, यानी कि सोलिनॉइड कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा कि सोलिनॉइड का जो आपका एक व्यवस्थित स्वरूप होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब इस पे भी चालक तार लपेटा हुआ है और इस बैटरी से जैसे इसको विद्युत धारा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो आप कहेंगे अगर ये वाला हमारा नॉर्थ पॉइंट हो जाए और ये वाला हमारा साउथ पोल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर होगा, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो मेरे मित्र ये आपका क्या है, सोलिनॉइड है। आप क्या देख रहे हैं इसमें, आप देख रहे हैं कि एक लंबा चालक तार जो है वो क्या है, तो सर लपेटा हुआ है, फेरा अलग अलग है जबकि एक दूसरे के अगल बगल में है। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, आप कहेंगे परिनालिका, यानी कि सोलिनॉइड बन गया। इससे क्या होगा, आप कहिएगा सर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कैसे, तो आप कहेंगे सर अगर कुछ देर के लिए आप मान लें कि ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, तो जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा। आप कहेंगे सर सोलिनॉइड तो हमने समझ लिया, लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो आपने कल के सेशन में बताया था कि किसी चुंबक के बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है। तो यहाँ पे परिनालिका में भी क्या होगा, बाहर से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तब आप क्या कहेंगे, तो मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है, नोट करके मैंने लिख दिया है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड एवं दिशा कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और
मैग्नीट्यूड क्या होगी, आप कहेंगे कांस्टेंट यानी कि नियत रहेगा। जबकि बाहर से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो आप कहेंगे ये नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट करेगा, यानी कि नॉर्थ टू साउथ होगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और डायरेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। जबकि बाहर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता है। ध्यान में रखेंगे कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है, तो सर परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। क्या होती है, परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, ये जो परिनालिका है ये बेसिकली किसके तरह बिहेव करता है, तो सर क्षर चुंबक के तरह बिहेव करता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि परिनालिका निम्नलिखित में से किसके तरह बिहेव करता है, आप कहेंगे क्षर चुंबक के तरह बिहेव करता है। आप कहिएगा कि गुरुजी परिनालिका तो हमने समझ लिया कि एक लंबा तार को अगर हम लोग इस तरह से लपेट दें कि फेरा अलग अलग हो लेकिन अगल बगल में हो तो वो परिनालिका कहलाएगी। और जाहिर सी बात है कि विद्युत धारा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, बाहर से भी अंदर में कांस्टेंट रहेगा। बाहर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होगी। लेकिन ये बताओ कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इस परिनालिका का उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। क्या कहेंगे कि ये जो हमारा सोलिनॉइड है इसका जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे विद्युत चुंबक नया वर्ड आ रहा है, नया नहीं है सर। अभी तक आप क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या देखा कि विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब सवाल ये है कि विद्युत चुंबक बनाएंगे कैसे। तो मेरे मित्र एक हम लोग परिनालिका जैसी संरचना लेंगे या एक नरम लोहा का कोर लेंगे, क्रोड जिसको बोलते हैं, और उस पे चालक तार को हम लोग इस तरह से लपेटेंगे कि फेरा क्या हो, अलग अलग हो लेकिन एक दूसरे के अगल बगल में हो। और जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तब जो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे सर विद्युत चुंबक कहलाएगा। और मेरे मित्र मोटा मोटी अगर हम आपको समझाना चाहें तो जो परिनालिका है एक्चुअली में जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है यही किसके तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक के तरह बिहेव करता है। सिर्फ डिफरेंस ये कह देते हैं कि जो विद्युत चुंबक हम लोग बनाते हैं उसके लिए जो हम लोग ये बीच वाला पोर्शन लेते हैं उसको हम लोग क्रोड बोलते हैं, यानी कि कोर बोलते हैं, जो कि क्या होता है, नरम लोहे का होता है। आप कहेंगे सर ये सब बात हम भूल जाएंगे, इससे बढ़िया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक को आप एक बार अच्छे से बता ही दो। आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं विद्युत चुंबक को। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी विद्युत धारा के द्वारा जो चुंबक बनाया जाएगा उसी को विद्युत चुंबक बोला जाएगा। या फिर न हो तो आप सभी कह सकते हैं कि वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या कहिएगा, वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व यानी कि चुंबक का गुण उतने ही समय तक रहता है जितने समय तक परिनालिका से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। अभी जस्ट हमने बताया कि परिनालिका का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, आप कहेंगे विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाएगा। कैसे, आप सभी याद रखेंगे कि परिनालिका के अंदर अगर हम लोग नरम लोहे का कोर डाल देंगे तो जो हमारा नरम लोहा का कोर है और परिनालिका से जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी तब ये नरम लोहा का कोर किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह किसके तरह बिहेव करेगा, चुंबक के तरह बिहेव करेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने नोट करके लिख दिया है कि नरम लोहे की छड़ को परिनालिका में रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए परिनालिका के अंदर क्या रखा जाता है, आप कहेंगे नरम लोहे की छड़ को रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये संरचना आप कहेंगे ये तो परिनालिका है और मैंने क्या करा, तो सर इसके अंदर में जो है एक नरम लोहे का क्रोड रख दिया और यही नरम लोहे का जो क्रोड है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो सर किस में बदल जाएगा, विद्युत चुंबक में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, विद्युत चुंबक में बदल जाएगा। तो मेरे मित्र अगर कभी भी आपको विद्युत चुंबक बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर नरम लोहे का कोर लेंगे और किसी परिनालिका के अंदर उसको घुमा देंगे। परिनालिका क्या है, तो लंबे तार का
वैसा मतलब कह सकते हो व्यवस्थित संरचना है जिसमें इस तरह से उसको लपेटा जाता है कि फेरा अलग अलग होता है जबकि एक दूसरे के अगल बगल होता है, उसी को परिनालिका कहते हैं। तो जब उसमें आप नरम लोहे का क्रोड घुसा देंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या देखेंगे, विद्युत चुंबक आपका बन गया है। अब सवाल ये है कि गुरुजी विद्युत चुंबक जो बनेगा उसका जो तीव्रता होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है। विद्युत चुंबक की तीव्रता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने लिख दिया है, इसी तीनों पॉइंट पे निर्भर करती है। ध्यान में रखेंगे कि परिनालिका में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। जब भी विद्युत चुंबक बनाएंगे तो परिनालिका हमको लेना ही होगा। क्यों, मैंने पहले ही लिख दिया कि नरम लोहे की छड़ को परिनालिका में रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक की जो तीव्रता होगी वो परिनालिका में फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगी। आप कहेंगे कैसे डिपेंड करेगी, तो फेरा की संख्या जितना ज़्यादा होगा चुंबकीय तीव्रता उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि परिनालिका में फेरों की संख्या के समानुपाती होती है, परिनालिका में फेरों की संख्या के समानुपाती होती है। समानुपाती कह दिए तो आप लोग समझ जाएंगे कि जितना ज़्यादा फेरा होगा उतना ही ज़्यादा चुंबकीय तीव्रता होगी। दूसरा, विद्युत धारा के परिमाण पे, आप कहेंगे इस पे कैसे डिपेंड करेगा, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, चुंबकीय तीव्रता उत्पन्न होगा। जितना कम डालेंगे उतना ही कम चुंबकीय तीव्रता हमारा क्या होगा, उत्पन्न होगा। मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा के परिमाण के भी क्या होगी, समानुपाती होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या कहेंगे कि जो विद्युत चुंबक की तीव्रता होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, तो 3 पॉइंट पे डिपेंड करेगी। फेरों की संख्या पर, जितना ज्यादा लपेटा उतना ज्यादा चुंबकीय तीव्रता। विद्युत धारा पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा विद्युत धारा डालेंगे उतना ही ज्यादा चुंबकीय तीव्रता उत्पन्न होगी। और दूसरा, क्रोड पदार्थ के प्रकृति पे डिपेंड करेगी। ध्यान में रखिएगा कि जो नरम लोहे का क्रोड पदार्थ होगा या जो चीज आपका नरम होगा वो क्या होगा, तो सर आसानी से चुंबकित और विचुंबकित हो सकता है। इसीलिए जब भी हम लोग क्रोड पदार्थ का चुनाव करेंगे तो कोशिश करेंगे वो क्या हो सर, नरम हो। ध्यान में रखिएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट करके मैं लिख दे रहा हूं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता है। इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता है, इसका उपयोग अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो आप सभी इस चीज को भी कंठा कर रखेंगे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता है, इसका उपयोग अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी अब तो हम पूरा समझ लिए कि एक्चुअली में ये विद्युत चुंबक होता क्या है। और मेरे मित्र जब आप पूरा समझ लिए तो इसी चीज पे आपको 2 ऐसे डिवाइस को समझना है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। आप कहेंगे वो डिवाइस कौन कौन सा है, तो सर वो डिवाइस है आपका मोटर और दूसरा है आपका जनरेटर। पहला आपका मोटर और दूसरा आपका जनरेटर, ये दोनों क्या है, तो सर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। मेरे मित्र मोटर और जनरेटर का बहुत डीपली नॉलेज आपको नहीं लेना है, बस आपको ये समझना है कि जो मोटर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है और वो सिद्धांत क्या है, और जो जनरेटर है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है और उसका सिद्धांत क्या है। आप कहेंगे कि सर सीधे सीधे कहिए ना कि हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंग के वामहस्त नियम की और बात करेंगे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम की। तो आइए अब हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं फ्लेमिंग के वामहस्त नियम की, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो मोटर होता है वो क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी मोटर जो है ये वैसा डिवाइस है जिसको जब हम विद्युत धारा देते हैं ये विद्युत धारा को क्या कर देता है, तो सर यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मतलब ये हुआ कि जो मोटर है ये वैसा यंत्र है जो विद्युत धारा को, या आप कह सकते हो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा
कि जो मोटर आप लोगों के घर में लगा हुआ रहता है, नीचे से पानी को टंकी तक पहुंचाता है। तो आप कहेंगे सर पानी नीचे से टंकी तक जाएगा, इसके लिए उसको कोई पुश करने वाला होना चाहिए, यानी कि उसको नीचे से कोई बल लगाने वाला होना चाहिए। और ये बल जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आप कहते हैं मोटर के द्वारा लगाया जाता है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि मोटर को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलाया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मोटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? आप कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन करता है। और ये यांत्रिक ऊर्जा हमारे विभिन्न तरह के कार्यों में उपयोग में आता है। जैसे कि अभी पानी चढ़ाने वाला बात बोला मैंने, तो आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है कि पानी नीचे से ऊपर जाएगा, तो पानी को नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा? कोई पुशअप करने वाला होना चाहिए, यानी कि कोई बल लगाने वाला होना चाहिए। और वो काम कौन कर रहा है? मोटर कर रहा है। एक्चुअली ये जो मोटर है आपका, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप सभी याद रखेंगे, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर कार्य करता है। मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये तो हमको समझ में ही नहीं आता है, ऐसे ऐसे कई बार उंगली कर लेते हैं, अब पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या बताएगा। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना, पहला चीज़ कि आपका इस हाथ का ये 3 उंगली और ये दाहिने हाथ का 3 उंगली, आपको पहले इसको पहचानना होगा कि ये तीनों उंगली का नाम क्या है। ध्यान देंगे, ये वाला तो अंगूठा है, ये वाला भी अंगूठा होगा। जो आपका ये बीच वाला उंगली है, यानी कि इस 3 उंगली के बीच में, अपने हाथ की उंगली के बीच में नहीं सर, जो 3 उंगली आपने निकाला है उसमें जो बीच वाला उंगली है सर, ये वाला, ये कौन सा है? इसको सर तर्जनी बोलते हैं। और ये जो आपका ये वाला उंगली है, इसको क्या बोला जाता है? मध्यमा बोला जाता है। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हो या फिर दक्षिण हस्त नियम हो, लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड रूल, दोनों में क्या होगा? तो सर दोनों में इसी तीनों उंगली का यूज होगा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। आप कहेंगे कि सर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को हम लोग कैसे समझेंगे? तो मेरे मित्र बस एक छोटा सा सेंटेंस याद रखेंगे, क्या कि अंगूठा बलशाली है, अंगूठा बलशाली है, तो क्या तर्जनी के क्षेत्र में मध्यम धारा को मार देगा। बस यह याद रखना है। जैसे कोई बदमाश है सर, डॉन है, बलशाली है, तो क्या करेगा कि किसी आदमी के क्षेत्र में जा करके उसके बाल बच्चा को मार देगा। ये इस तरह का परसेप्शन होता है हम लोग का जनरली। तो मेरे मित्र आपने बोला कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को हम लोग जब याद रखेंगे तो क्या कहेंगे? नियम नहीं याद रखना है, चला फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम समझो ये है, अगर आपको याद रखना है तो क्या कहिएगा कि अंगूठा बलशाली है तो क्या तर्जनी के क्षेत्र में मध्यम धारा को मार देगा। क्या कहेंगे? अंगूठा बलशाली है तो क्या तर्जनी के क्षेत्र में मध्यम धारा को मार देगा। तो मेरे मित्र आप कहेंगे सर इससे हम रिलेट क्या कर पाएंगे? तो अंगूठा बलशाली है, तो अंगूठा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बल को। तर्जनी के क्षेत्र में मतलब तर्जनी किसको बता रहा है? आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। और मध्यमा किसको बताएगा? तो सर मध्यमा जो है वो धारा को बताएगा। मेरे मित्र हम बस आपको इतना ही समझाना चाहते थे कि जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम अपने बाएं हाथ के तीनों उंगली को कुछ इस तरह से पकड़ें कि तीनों उंगली जो है वो क्या हो? समान कोनिक हो, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो जो हमारा अंगूठा है वो किसको बताएगा? आप कहेंगे बल के डायरेक्शन को बताएगा। जो हमारा तर्जनी है वो किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और जो हमारा मध्यमा है वो धारा की दिशा को बताएगा। मतलब ये हुआ कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ के तीनों उंगली को कुछ इस तरह से रखें कि ये तीनों उंगली समान कोनिक हो, यानी कि एक दूसरे के साथ समान कोण पे मतलब 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो मध्यमा अगर धारा की दिशा को बता रहा है, मतलब क्या कि इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? इसको करंट दे रहे हैं। ध्यान देना, इस तरह से इसको करंट दे रहे हैं। तो करंट अगर इस तरह से फॉलो हो रहा है
तो ये जो हमारा तर्जनी है ये किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। अंगूठा किसको बताएगा? आप कहेंगे बल के डायरेक्शन को बताएगा। तो सर यही तो आपका फ्लेमिंग का बामहर्स्ट नियम है। इसी में आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि अंगूठा किस डायरेक्शन को बताएगा, तर्जनी किस डायरेक्शन को बताएगा, मध्यमा किस डायरेक्शन को बताएगा। तो अब आप बता सकते हैं आसानी से। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो मोटर है ये किस ऊर्जा को किस में बदलता है? आप कहेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यहाँ तक फ्लेमिंग का बामहर्स्ट नियम खत्म। अब किसकी बात आती है? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम की बात आती है। ध्यान में रखिएगा कि दक्षिण हस्त नियम में भी आपका जो मध्यमा है और जो तर्जनी है ये दोनों जो यहाँ पे बता रहा है वही सेम चीज बताएगा। सिर्फ क्या बदलेगा? तो सर अंगूठा बदलेगा। अंगूठा किसको बताएगा? गति की डायरेक्शन को बताएगा। आप कहेंगे सर वो कैसे? आइए उसको भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को ये डिस्कस करना होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। फिर जाकर के हम लोग फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को समझेंगे तो चीज़ें आसानी से क्लियर हो पाएगी। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण को। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या है? तो आप सभी याद रखेंगे कि चुंबक और कुंडली के आपेक्षिक गति से धारा का उत्पन्न होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। आप कहेंगे गुरुजी नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो आप कहते हैं कि विद्युत धारा के डायरेक्शन का पता लगाने के लिए और कम अमाउंट में करंट को मापने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर एक लूप बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक लूप बना लेते हैं। और ये लूप किसका है? चालक तार का है। ये लूप किसका है सर? चालक तार का है। ठीक है सर। और क्या करते हैं? तो सर ये जो हमारा लूप है इसको हम एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इससे हम कनेक्ट कर देते हैं। और एक अनदर लूप भी बनाते हैं, वो भी किसका? चालक तार का। इसको भी हम क्या करते हैं? एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा एक अलग लूप है इसमें एक किसी क्षार चुंबक को जो नॉर्थ और साउथ पोल का है उसको ला करके स्थिर रखे हुए रहते हैं। जब स्थिर रखे हुए रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? एक कोई क्षार चुंबक है। क्या है? क्षार चुंबक है। इसको ला के हम स्थिर रखे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या समझ रहे हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझ रहे हैं। पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग का फेल हो चुका है कि अगर हम इस तरह का चालक तार का लूप बनाएंगे जिसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट रखेंगे और उसमें किसी क्षार चुंबक को इस तरह से स्थिर रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन क्या करेंगे कि सर इसी क्षार चुंबक को यहाँ पे जो हमारा ये दूसरा लूप बना हुआ है या इसी में सर, चूंकि हमको समझाना था तो हमने दो डायग्राम लिया है। इसी क्षार चुंबक को क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्थ और साउथ वाला, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला क्षार चुंबक है, इस चुंबक को यहाँ पे हमने स्थिर रखा। देन देयर आर नो एनी चेंजेस इन गैल्वेनोमीटर। जब इसको स्थिर रखा तो इसके गैल्वेनोमीटर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसको हम क्या कर रहे हैं? बहुत तेजी से आगे पीछे कर रहे हैं। बहुत तेजी से आगे पीछे कर रहे हैं यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्षार चुंबक को स्थिर रखा और यहाँ पे इस कुंडली में इस क्षार चुंबक को हम बहुत तेजी से आगे पीछे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? आगे पीछे कर रहे हैं। तो जब आगे पीछे कीजिएगा तो जो आपका गैल्वेनोमीटर है इसमें क्या होगा? तो सर आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये कुंडली है और जो हमारा चुंबक है दोनों में गति हुआ, आपेक्षिक गति, और इसके वजह से क्या हुआ? तो सर धारा उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर किसको बताएगा? तो सर ये तो एक्चुअली में धारा की दिशा को बताता है, लेकिन कम अमाउंट में विद्युत धारा को भी मापता है। तो सर यहाँ पे जब आपने क्षार चुंबक को स्थिर रखा इस कुंडली में या लूप में तो कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपने आगे पीछे करा, आपने क्या करा सर? आगे पीछे करा, तो सर कुंडली और चुंबक के बीच में अपेक्षिक गति के चलते क्या हुआ? सर धारा उत्पन्न हुआ, जिसके वजह से गैल्वेनोमीटर में चेंजिंग आया
और मेरे मित्र यहाँ पे जो आपका चेंजिंग आया और जो धारा उत्पन्न हुआ, ये धारा आपका क्या है, तो सर इसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित धारा, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है चला, इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के थ्रू जो हमको विद्युत धारा मिलती है वो क्या कहलाता है, प्रेरित धारा, यानी कि इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो चुंबक और कुंडली के बीच या चुंबक और कुंडली के आपेक्षिक गति से धारा का उत्पन्न होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आप कुंडली के आगे पीछे छड़ चुंबक को बहुत तेजी से ले जा रहे हैं, ये घटना क्या कहलाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इससे क्या उत्पन्न होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और मेरे मित्र अब सवाल ये है कि सर ये जो प्रेरित धारा है, ये प्रेरित धारा हम लोग को मिलता कहाँ पे है। तो चला जी, जो गांव घर में जनरेटर जलाते हैं शादी ब्याह में या कोई ऐसा फंक्शन में, तो जनरेटर से जो आपको धारा मिलती है वो प्रेरित धारा होती है, इंड्यूस्ड करंट होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको मिटा दें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपने चीज़ों को समझ लिया है। ठीक है, तो जनरेटर से जो हम लोगों को धारा मिलता है वो क्या होता है एक्चुअली, तो सर वो एक्चुअली प्रेरित धारा होता है। क्या होता है, प्रेरित धारा होता है। तो सवाल ये है कि प्रेरित धारा की दिशा कैसे पता लगाएंगे, तो चला जी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग बाबा के, प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से, दक्षिण हस्त नियम से पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। प्रेरित धारा की दिशा किससे पता करेंगे हम लोग, तो आप कहेंगे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से पता लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या होगा, तो मेरे मित्र परेशान नहीं होना है। वाम हस्त नियम में क्या देखा, अंगूठा बलशाली है तो तर्जनी के क्षेत्र में मध्यमा को जाके क्या करेगा, मध्यम धारा को मार देगा। तो मेरे मित्र यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा और मध्यमा धारा की दिशा को बताएगा, तो सर आप अपने दाहिने हाथ की उंगली को खोलिए और जो आपका ये तर्जनी है ये किसको बताएगा, तो सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और ये जो आपका मध्यमा है ये किसको बताएगा, धारा को बताएगा। बस याद रखिएगा ये दोनों चीज़ कि बाएं हाथ में आप फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लेके चल रहे हैं और दाएं हाथ में दक्षिण हस्त नियम लेकर के चल रहे हैं। आपको मैंने क्या बताया, अंगूठा बलशाली है किसमें सर, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में। अंगूठा बलशाली है तो तर्जनी के क्षेत्र में मध्यम धारा को मार देगा, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बताएगा, और आपका जो मध्यमा है ये किसको बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी रखेंगे कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में तर्जनी क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, जबकि मध्यमा धारा की दिशा को बताएगा। बस अंगूठा किसको बताएगा, गति की डायरेक्शन को बताएगा। अंगूठा किसको बताएगा, गति की डायरेक्शन को बताएगा। तो बस ये तीन चीज़ तो आपको याद रखना है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में हमको अंगूठा किसको बताएगा, तो आप कहेंगे अंगूठा गति की दिशा को बताएगा। साथ ही साथ जो आपका तर्जनी है ये किसको बताएगा, तो आप कहेंगे तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। जबकि जो आपका मध्यमा है ये किसको बताएगा, तो आप कहेंगे धारा की दिशा को बताएगा। किसको बताएगा, धारा की दिशा को बताएगा। और मेरे मित्र फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पे कौन काम करता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो जनरेटर होता है, जो जनरेटर होता है वो किस पे काम करता है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पे कार्य करता है। जनरेटर क्या करता है, तो आप सभी याद रखना कि ये यांत्रिक ऊर्जा को, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और मेरे मित्र आपका इसी टॉपिक के साथ जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एक छोटा सा कंसेप्ट और ध्यान में रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करा था, माइकल फैराडे ने करा था। किसने करा था, माइकल फैराडे ने करा था। और मेरे समझ से अब आपको मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, इन सभी से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं।
साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।